Hello everyone, myself Thakur Punit Rajput and I welcome to you all in Udit Pharmacy, and today we are going to discuss about pharmaceutical chemistry definition part 3rd. In this lecture we will discuss about definitions about 51, मतलब कि हम लोगों ने क्या बेसिकली लास्ट लेक्चर में 50 डेफिनेशंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने 25 डेफिनेशन डिस्कस की थी, सेकंड लेक्चर में फिर हमने 26 से 50 तक डिस्कस कर ली। आज के लेक्चर में हम बेसिकली जितनी भी हमारी बेसिक डेफिनेशंस हमारे सिलेबस के अंदर दी हुई है वो पूरी की पूरी आज के लेक्चर में पूरी की पूरी कवर कर लेंगे, मतलब कि जितनी भी डेफिनेशन है आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए 51 नंबर की डेफिनेशन अपनी क्या है? रेडियो पिक्यू कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ठीक है, रेडियो पिक्यू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जिसको हम क्या एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी बोल सकते हैं। द सब्सटेंस विच हैव अ कैपेसिटी टू प्रिवेंट पैसेज ऑफ एक्सरे एंड हैंस अपीयर ओपिक्यू ऑन एक्सरे एग्जामिनेशन आर कॉल्ड रेडियो पिक्यू सब्सटेंसेस। देखिए बेसिकली जो रेडियो ओपिक्यू सब्सटेंसेस हम बोल सकते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कैसी कैपेसिटी रखते हैं टू प्रिवेंट पैसेज ऑफ एक्सरे। क्या पैसेज ऑफ एक्सरे मतलब कि क्या ऐसी कैपेसिटी या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो कैपेसिटी रखते हैं जो प्रिवेंट कर सकते हैं किसको? एक्सरे को। हैंस अपेयर ओपिक्यू ऑन एक्सरे एग्जामिनेशन, और क्या एक्सरे का बेसिकली एग्जामिनेशन के लिए जिसको हम क्या एक तरीके से प्रिवेंट करते हैं फिर बोल सकते हैं। देखिए रेडियो ओपिक्यू सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो कैपेसिटी रखते हैं किसी भी एक्सरे एग्जामिनेशन के क्या प्रिवेंट करने के लिए, मतलब कि कैपेसिटी रखते हैं किसको प्रिवेंट करने के लिए? एक्सरे के एग्जामिनेशन के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियो ओपिक्यू एग्जामिनेशन। सो रेडियो ओपिक्यू सब्सटेंसेस। ओके, द मीडियम विच गिव्स दिस टाइप ऑफ इफेक्ट, और जो ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो मीडियम ये इफेक्ट देता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडियम। देखिए वे सब जो रेडियो पिक्यू सब्सटेंसेस कौन से रहते हैं? रेडियो पिक्यू सब्सटेंसेस कौन से रहते हैं? वे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे किसके लिए जो कैपेसिटी रखते हैं एक्सरे एग्जामिनेशन को प्रिवेंट करने की। ठीक है, वो क्या होते हैं? रेडियो पिक्यू सब्सटेंसेस होते हैं। उसके बाद में जिस मीडियम से हमारी ये इस टाइप के इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारा मीडियम इस टाइप के इफेक्ट देता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडियम। उसके एग्जाम्पल हमारे क्या है? बेरियम सल्फेट, आयोडीन कंपाउंड और बिस्मथ कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद में 52 नंबर की डेफिनेशन अपनी हाफ लाइफ। It is the time in which the amount of the radioactive substance is decreased to half of its original। मतलब कि क्या ये ऐसा टाइम है? हाफ लाइफ मतलब क्या है कि इट इज द टाइम इन विच द अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हमारा कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये हाफ लाइफ के अंदर हमारा क्या रहता है? बेसिकली ऐसा टाइम है जिसके अंदर हमारा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज होके कितना रह जाए? हाफ रह जाए। किसका? उसके ओरिजिनल का। ठीक है, मान लीजिए ओरिजिनल वो 100 है, वो क्या एक उसकी जो ऐसा टाइम है, ऐसे कितने टाइम में वो क्या डिक्रीज होकर कितना रह जाए? आधा रह जाए, हाफ रह जाए। उसको हम क्या बोलते हैं? उस कंपाउंड का हाफ लाइफ। मतलब कि मान लीजिए कोई कंपाउंड हमारे पास में, ठीक है, वो हाफ हो जाए, मतलब कि क्या जो उसका अमाउंट है वो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमने कोई भी लिया है, मान लीजिए वो 100 है, उसका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हमारा है उसका नंबर 100 है। ठीक है, वो कितने टाइम में हाफ हो जा रहा है? मतलब कि 50 हो जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए वो 50 1 साल में हो जा रहा है, 2 साल में हो जा रहा है। तो इनसे हमारा क्या होता है? इससे हमें क्या पता लगता है? उस कंपाउंड की हाफ लाइफ। और बेसिकली देखा जाए तो हाफ लाइफ हम तो यहाँ से एक लाइन की डेफिनेशन पढ़ ले रहे हैं, पर लेकिन हाफ लाइफ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हाफ लाइफ सेल्फ लाइफ की, इन्हीं की वजह से हम लोग क्या किसी भी अपनी ड्रग की, मतलब कि जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी हमारी कंपाउंड या फिर कोई भी हमारी मेडिसिन टैबलेट बनाई जाती हैं, हाफ लाइफ सेल्फ लाइफ की वजह से ही उनके एक्सपायरी डेट हम लोग फिक्स कर पाते हैं। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी टैबलेट ली, टैबलेट लेने के बाद उसके आप पीछे एक्सपायरी डेट एक बार जरूर चेक किया कीजिए, और जैसे आप एक्सपायरी डेट चेक करते हैं तो आपको पता लगा कि भाई ये अभी जो आपने दवाई ली है ये 2021 में नवंबर मंथ में या फिर जनवरी में एक्सपायर होगी, मतलब कि अभी के लिए काम, अभी के लिए सही है। ठीक है, तो 2021 में और पैकिंग इसकी 2019 की, एक्सपायरी 2021 में हो रही है। तो ये
टाइम पीरियड कैसे सेट होता है, किसी के लिए 3 साल का रहता है, किसी के लिए 2 साल का, किसी के लिए 6 महीने का, है ना। तो क्यों रहता है ये, इसी वजह से हाफ उस कंपाउंड की हाफ लाइफ, सेल्फ लाइफ देख के ही ये चीजें फिक्स होती है। ठीक है, तो ठीक है, इसके ये हमारी 52 नंबर की डेफिनेशन होगी। अब 50 नंबर की डेफिनेशन अपनी क्या, न्यूक्लाइड्स। न्यूक्लाइड्स क्या रहते हैं, न्यूक्लाइड्स इज अ species of atom characterized by the consistent of nucleus in a particular particular by the number of protons and neutrons in the nucleus। देखिए न्यूक्लाइड्स क्या है, न्यूक्लाइड ऐसी स्पीसीज है किसी भी एटम की जो कैरेक्टराइज करती है बाय द कंसिस्टेंट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या है, इन देखिए बेसिकली देखिए न्यूक्लियस क्या रहता है हमारे, बेसिकली हम देखा जाए तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू न्यूक्लियस रहता है, आपको पता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, हम बेसिकली इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लाइड्स बोल सकते हैं। इसके बाद 54 नंबर की डेफिनेशन है अपनी क्या, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का रहता है द स्पीसीज विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर बट द सेम एटॉमिक नंबर। देखिए क्या हमारे वे स्पीसीज, देखिए आइसोटोप्स का रहता है जिनके एटॉमिक मास नंबर तो डिफरेंट रहेंगे पर लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे। ठीक है, मतलब कि एटॉमिक मास तो डिफरेंट रहेगा पर लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, उनको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोटोप्स बोल सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी कंपाउंड को ले सकते हैं, मान लीजिए कोई भी आपका कंपाउंड है, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन का बेसिकली देखिए एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कहां पे, एटॉमिक नंबर हमेशा बेस में लिखा रहेगा, यानी कि नीचे लिखा रहेगा आपके कंपाउंड के। हम लोग आपको एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लीजिए कोई भी अपना कंपाउंड है, जैसे आपने कार्बन ही ले लिया, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रहता है, 6 रहता है, तो वो बेस में लिखा रहेगा हमेशा। और जो मास रहता है, मास का होता है एटॉमिक मास कार्बन का 12, तो जो मास रहेगा वो ऊपर लिखा रहता है हमेशा, और जो नंबर रहता है वो हमेशा नीचे लिखा हुआ रहता है। ओके, ये बात आ गई आप लोगों की समझ में कि मास हमेशा ऊपर रहेगा और नंबर हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या रहता है, आइसोटोप्स ऐसे बेसिकली ऐसे स्पीसीज रहते हैं जो जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है पर लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहता है। अब देखिए आइसोबार्स, अब आइसोबार्स में क्या रहता है, आइसोबार्स में बेसिकली क्या रहेगा, दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास। देखिए आइसोटोप्स में क्या था, जिसके अंदर हमारे क्या, आइसोटोप के अंदर एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा पर एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। वहीं आइसोबार में क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा पर लेकिन एटॉमिक मास सेम रहेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोबार्स बोल सकते हैं। इसके बाद में हमारा क्या है, 56 नंबर की डेफिनेशन है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स एटॉमिक स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर, क्या, जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम रहेंगे पर लेकिन मास नंबर डिफरेंट रहेंगे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोटोन्स बोल सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर की डेफिनेशन हमारी क्या, न्यूक्लियर आइसोमर्स। न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या रहता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास बट डिफर इन रेडियो एक्टिव प्रिपरेशंस आर कॉल्ड न्यूक्लियर आइसोमर। न्यूक्लियर आइसोमर में क्या रहता है, जो हमारे न्यूक्लियर आइसोमर में बेसिकली जो एटम्स रहते हैं उनका जो बेसिकली एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा, एटॉमिक मास भी सेम रहेगा, पर लेकिन जो उनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज रहती है वो डिफरेंट रहेगी, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर आइसोमर्स। उसके बाद में क्या आ जाएगा अपना क्यूरी। क्यूरी क्या रहती है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ एन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अंडरगोइंग द सेम नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन यूनिट टाइम एज दैट ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम। क्यूरी क्या रहती है, इसको हम ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हमारा कोई भी नहीं, मतलब कि कोई भी हमारा रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है सेम नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन यूनिट टाइम, मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम में सेम उनको जो हमारे उसके डिसइंटीग्रेशन नंबर डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं वो सेम होंगे एक यूनिट टाइम में, किसके, 1 ग्राम ऑफ रेडियम, किसी भी 1 ग्राम ऑफ रेडियम। मतलब कि देखिए बेसिकली क्या है,
जो हमारी क्यूरी है इसके अंदर जो हमारे क्वांटिटी है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, वो उसके सेम नंबर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कि डिसइंटीग्रेट होंगे, उसके से दोनों कंपाउंड के सेम नंबर डिसइंटीग्रेट होंगे, किसमें, एक यूनिट टाइम में, और किसमें, किसके अंदर, 1 ग्राम रेडियम के अंदर। ठीक है, देखिए क्या क्यूरी हम किस कंपाउंड्स को बोल सकते हैं, फिर किस क्वांटिटी को बोल सकते हैं, जब हमारे कोई भी दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जब सेम नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेट होंगे किसके अंदर। देखिए मान लीजिए हमने 2 कंपाउंड ले लिए, ठीक है, तो क्यूरी के अंदर क्या होगा, दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रहेंगे अपने, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो उनका डिसइंटीग्रेशन रहेगा वो सेम रहेगा। तीसरी कंडीशन, किसके अंदर, यूनिट टाइम के अंदर, मतलब कि पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम के अंदर दोनों के लिए टाइम यूनिट रहेगा, मतलब कि इक्वल रहेगा कि। और दूसरी चौथी कंडीशन क्या रहेगी, 1 ग्राम ऑफ रेडियन, किसके अंदर, 1 ग्राम ऑफ रेडियन के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी। इसके बाद में 59 नंबर की डेफिनेशन है रिड। रिड क्या रहती है, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ रेडियन विच रिलीज और absorbs 100 ERG पर ग्राम ऑफ स्पेसिफाइड मीडियम। ठीक है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं हम इसको, या तो वो रिलीज करती है फिर एब्जॉर्ब करती है। वो रीड क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर हमारी रेडिएशन क्या करती है, तो रिलीज करती है फिर एब्जॉर्ब करती है 100 ERG पर ग्राम ऑफ स्पेसिफाइड मीडियम। उसके बाद में हमारा 60 नंबर की डेफिनेशन आ जाएगी रियोंटजन। ठीक है, ठीक है, देखिए रियोंटिजन क्या होता है अपना, इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ आयोनाइजिंग इफेक्ट ऑफ रेडिएशन बाय मेजरिंग डैमेजिंग इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल मैटर। देखिए रियोंटिजन में क्या रहता है, बेसिकली एक ये ऐसी यूनिट है जो मेजरमेंट के लिए किसके, आयोनाइजेशन इफेक्ट ऑफ रेडियन बाय मेजरिंग डैमेजिंग इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल मैटर्स। बाद में 61 नंबर की डेफिनेशन आपको आ जाएगा अपनी क्वालिटी कंट्रोल। It is a day-to-day process of controlling quantity of every incoming materials till the finishing product quantity। देखिए वो क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली क्या रहता है, ये तो हमारी क्या, डे बाय डे, मतलब कि डे टू डे, मतलब कि डेली की डेली हमें इसकी क्या मेजरमेंट करना पड़ता है। मान लीजिए आपने 100 ग्राम कोई भी अपना पाउडर मंगा, जैसे आप प्रैक्टिकल्स भी करेंगे ना अपने कॉलेज के अंदर, तो आपने मान लीजिए 4 ग्राम आपने कोई भी केमिकल यूज किया, तो जो आपका जो आपका लैब असिस्टेंट रहेगा जिसके पास में पूरी की पूरी लैब कंट्रोल रहेगी, मान लीजिए आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग रहेगी, मतलब केमिस्ट्री आपकी अलग रहेगी, डिफरेंट हर एक सब्जेक्ट की, कम्युनोसी की अलग रहेगी आपकी, है ना, और बायोकेमिस्ट्री की आपकी लैब होगी नहीं, बायोकेमिस्ट्री में होगी भी, तो मतलब कि हर सब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। और आपने मान लीजिए एक दिन में 4 ग्राम पाउडर यूज कर लिया और आपके कॉलेज में 1 किलो पाउडर है, तो आपने 4 किलो यूज कर लिया, मतलब 1000 में से आपके ग्रुप ने 4 ग्राम यूज कर लिया, तो 1 किलो में से 4 ग्राम आपके ग्रुप ने हटा दिया। तो डे बाय डे, मतलब कि डेली आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो कितना केमिकल यूज कर रहे हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्या रहता है, मतलब कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जो डे टू डे, इट इज अ डे टू डे प्रोसेस, मतलब कि क्या, दिन प्रतिदिन डेली की प्रोसेस है। तो टू कंट्रोलिंग क्वालिटी ऑफ एवरी इनकमिंग मटेरियल्स, कितना मटेरियल आ रहा है और टिल द फिनिशिंग प्रोडक्ट क्वांटिटी, और कितना क्वांटिटी हमारी खत्म हो गई है, कितना प्रोडक्ट आया, कितनी क्वांटिटी खत्म हो गई, कितना प्रोडक्ट यूज हो गया, कहां यूज हो गया, तो ये क्वालिटी कंट्रोल के अंडर में आता है सब कुछ। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या रहता है अपना, क्वालिटी एश्योरेंस रहता है, क्वालिटी एश्योरेंस इज द डिपार्टमेंट विच इंक्लूड्स अ टोटल क्वांटिटी कंट्रोल, गवर्नमेंट regulates company standard and development of standard operating procedures of analysis। देखिए क्वालिटी एश्योरेंस में क्या रहता है, क्वालिटी एश्योरेंस इट इज द डिपार्टमेंट विच इंक्लूड्स, क्या, क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर क्या क्या आता है, टोटल क्वालिटी कंट्रोल, जितनी हमारी टोटल क्वालिटी कंट्रोल है वो पूरी की पूरी किसकी, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आती है। गवर्नमेंट रेगुलेटरेशन, क्या, गवर्नमेंट रेगुलेशंस किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आ जाते हैं। कंपनी स्टैंडर्ड, जितने हमारी कंपनी के स्टैंडर्ड है, मतलब कि मटेरियल्स है, वो पूरे के पूरे क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोडक्ट प्रोसिक्यूटर्स ऑफ एनालिसिस, ये सब चीज किसके अंदर आ जाती है, अपनी क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आ जाती है। इसके बाद में 63 इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी इज द
अनडिजायरेबल मटेरियल विच मे और मे नॉट बी टॉक्सिक प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। इंप्योरिटीज क्या रहती है, या तो वो डिजायरेबल भी हो सकती, मतलब कि क्या इंप्योरिटीज बेसिकली इन अनडिजायरेबल ही रहती है, मतलब कि हम कोई भी प्योर कंपाउंड बना रहे हैं, सब प्योर ही कंपाउंड बनाने की सोचते हैं, तो कोई क्यों चाहेगा कि उसके अंदर इंप्योरिटी आ जाए। तो इंप्योरिटी एक अनडिजायरेबल, मतलब कि जिसकी हमें इच्छा ही नहीं है, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, वो मटेरियल है विच मे और मे नॉट बी टॉक्सिक। क्या, या तो वो टॉक्सिक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक है, इसके बाद में 64 नंबर पे आ जाएगा अपना क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में अंदर क्या रहता है, सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ डिजिट नेसेसरी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट। क्या, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हमारे क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट, कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स किसके अंदर नेसेसरी है एक्सप्रेस द रिजल्ट, हमारे रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए कितनी नंबर ऑफ डिजिट हमें क्या रिक्वायर है या फिर नेसेसरी है ऑफ अ मेजरमेंट कंसिस्टेंट विद द मेजर्ड प्रिसिशन। देखिए क्या रहता है ये मेजरमेंट प्रिसिशन। देखिए अब इनमें से एक तो है आपका जो स्टैंडर्ड रहेगा और दूसरा है जो आपका क्या, आपका रिजल्ट आया। ठीक है, अब मान लीजिए आपका क्या रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट आया 4 और स्टैंडर्ड है कितना 4.2। तो मतलब कि क्या, सिग्निफिकेंट फिगर में बेसिकली आपके कितने, सबसे पहली चीज तो ये रहेगी कि कितनी डिजिट आपके लिए नेसेसरी है आपका रिजल्ट एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि बताने के लिए। और एक आपका क्या कंसिस्टेंट है और दूसरा क्या है प्रिसीशन है। ठीक है, कंसिस्टेंट है और दूसरा क्या है प्रिसीशन है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों आपका एक आपका क्या इनिशियल है और दूसरा फाइनल है, मतलब कि जो आपका एक तो क्या स्टैंडर्ड है और दूसरा आपका क्या है प्रैक्टिकल वाला जो आपने किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर पे डेफिनेशन आ जाएगी लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट आर दी क्वालिटेटिव limit tests are the qualitative test used to identify the small amount of impurities present in the substances। क्या, देखिए हमारे क्या impurities पड़ी थी जो क्या रहती है हमारी अनडिजायरेबल रहती है ना, या तो वो टॉक्सिक हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, और किसके अंदर प्रेजेंट रहती है अपने फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के अंदर। तो उन इंप्योरिटीज को क्या एक तरीके से उन इंप्योरिटीज को डिटेक्ट करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम क्वालिटेटिव टेस्ट लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। तो वही लिखा है लिमिट टेस्ट आर द क्वालिटेटिव टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन दिस सब्सटेंस। उसके बाद में टेस्ट फॉर इंप्योरिटी। क्या, टेस्ट फॉर प्योरिटी, हमारे प्योरिटी के लिए टेस्ट हम क्या यूज करते हैं, दीज आर द टेस्ट यूज फॉर डिटेक्टिंग इंप्योरिटीज इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। देखिए लिमिट टेस्ट ऑफ प्योरिटी, अगर जो हम प्योरिटी का टेस्ट कर रहे हैं अपने, तो मतलब कि क्या वहां पे अगर जो हम इंप्योरिटीज का टेस्ट लगा देंगे, अगर जो इंप्योरिटीज का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि वहां पे इंप्योरिटीज प्रेजेंट है ना, और अगर जो इंप्योरिटीज का टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है मतलब कि क्या वहां पे इंप्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है, तो हमें क्या रिजल्ट नेगेटिव चाहिए। ओके, तो यही बोलते हैं अगर जो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है मतलब कि आप सही है, ये मत समझिए कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो आप बीमार हैं। मान लीजिए आपने टाइफाइड का अपना ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं, टाइफाइड अगर जो आपको हो गया तो टाइफाइड का अगर जो आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आप ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते, मतलब कि आप क्या एक तरीके से एक जांच कराने के लिए गए है ना, तो क्या हो गया आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो आप निराश मत होइए, आप खुश होइए कि आपका टाइफाइड का आपका चेकअप हुआ है ना। तो टाइफाइड अगर जो पॉजिटिव आता है तो अब आपको टाइफाइड है, तो तब आपको खुशी नहीं आपको गम होना चाहिए, पर लेकिन अगर जो आपको टाइफाइड का रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आती है तो मतलब कि आपको टाइफाइड नहीं है, तो खुश होने वाली बात है। तो अगर जो हम इम्प्योरिटीज का टेस्ट लगाते हैं, अगर जो हमारा इम्प्योरिटीज का टेस्ट क्या आता है नेगेटिव आता है, तो मतलब कि हमें खुश होने की चाहिए, मतलब कि हमारा कंपाउंड जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या है प्योर है। उसके बाद में 67 नंबर की डेफिनेशन अपनी एश। एश इज द रेजिड्यू आफ्टर कंप्लीट इगिटेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, उसके बाद में लोड, इट मींस लॉस ऑफ ड्राइंग ऑफ द सब्सटेंस, लॉस ऑफ ड्राइंग, लोड LOD, L मतलब लॉस, O मतलब लॉस ऑफ और D मतलब ड्राइंग, तो लॉस ऑफ ड्राइंग ऑफ द सब्सटेंस। LOI मतलब कि क्या लॉस ऑफ इगिटेशन, तो इट मींस लॉस ऑफ इगिटेशन ऑफ द सब्सटेंस। इसके बाद में 70 नंबर की डेफिनेशन आ जाएगी अपनी ऐसे, द एस्टिमेशन ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट इन अ ड्रग। क्या जो हमारे ऐसे है बेसिकली हम इसको क्या बोल सकते हैं, एस्टिमेशन है किसी भी एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट इन द ड्रग और फार्मास्यूटिकल
इज नोन एज ऐसे, मतलब कि बेसिकली ऐसे हम बोल सकते हैं। देखिए ऐसे हम बेसिकली बोल सकते हैं, मतलब कि जो हमारा एक्टिव कंपाउंड है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर, उसके लिए जो हम टेस्ट लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे। तो उसको हम क्या बोलते, मतलब बेसिकली मान लीजिए आप टेस्ट कर रहे हैं किसका, सोडियम, मतलब कि सोडियम प्रेजेंट है या नहीं है। तो टू डिटरमाइन द एसे ऑफ सोडियम इन दी फॉलोइंग सब्सटेंस, मतलब कि क्या, या फिर फॉलोइंग कंपाउंड। तो ऐसे किसका लगा रहे हैं आप, सोडियम का, मतलब कि सोडियम को आपको डिटेक्ट करना है। तो वहां पे मेन इंग्रेडिएंट क्या होगा, या फिर आपका क्या, जो जिसका प्रिंसिपल, जो हमारा एक्टिव प्रिंसिपल, मतलब जो हमारा एक्टिव कंपाउंड वहां पे क्या हो गया, बेसिकली बोला जाए तो हमारा सोडियम होगा, क्योंकि हम सोडियम के लिए क्या लगा रहे हैं, ऐसे। तो मान लीजिए आपने लगाया किसके अंदर, आप अपने क्या कास्टिक सोडा के अंदर, मतलब कि क्या NaOH के अंदर। तो आप क्या लिख रहे हैं कि टू आइडेंटिफाई द एसे ऑफ सोडियम इन NaOH, यानी कि कास्टिक सोडा। ठीक है, तो आप ये ऐसे लगा रहे हैं किसका, सोडियम के लिए, किसके अंदर, कास्टिक सोडा के अंदर। ये मतलब होता है ऐसे का, मतलब ये अपना जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपाउंड है, मतलब जो हमारा बेसिकली मेन कंपाउंड है, उसके लिए हम जो टेस्ट लगाते हैं उनको, उसको हम क्या बोलते हैं। इसके बाद में 71 नंबर की डेफिनेशन अपनी फार्माकोपिया। फार्माकोपिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ऑफिशियल बुक रहती है जो कि क्या कर सकती है, बहुत ही, मतलब कि एक तरीके से जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहता है कि कैसे ड्रग बनी, मतलब मेडिसिन कैसे बनी, कितनी क्वांटिटी में देनी है, कि क्या क्या इसके अंदर डला। जैसे अपनी फार्माकोपिया को हम बोल सकते हैं खिचड़ी, मतलब कि एक तरीके से किसी, जैसे रेसिपी रहती है ना किसी भी चीज की, जैसे खिचड़ी की रेसिपी, आप सबसे पहले चावल लेंगे, दाल लेंगे, नमक मिर्च हल्दी सब चीज लेंगे, और कुकर में पानी कितना चढ़ाएंगे, इतनी दाल के लिए, इतनी खिचड़ी के लिए इतना पानी चढ़ेगा, इतने चावल ले जाएंगे, इतनी दाल ले जाएगी। तो पूरा का पूरा एक अपनी मेडिसिन का पूरा सार एक तरीके से, लेकिन कैसे वो बनेगी, क्या क्या उसमें कितना, कितनी मात्रा के लिए कितना, मान लीजिए आपको 100 ग्राम वो कंपाउंड बनाना है ना, तो 100 ग्राम में आपको इतना ये डालना है, इतना ये डालना है, उससे फिर आपको 200 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सबको। ठीक है, तो कितने के लिए कितना चीजें डलेगी वो सब की सब फार्माकोपिया में मेंशन रहता है। अपनी हर एक अपनी क्या कंट्री की अपनी डिफरेंट डिफरेंट फार्माकोपिया होती है। ठीक है, जैसे इंडिया की क्या है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश की क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड USA की क्या है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ऐसी बेसिकली बहुत सारी फार्माकोपियाज हैं। तो देखिए फार्माकोपिया, इट इज एन ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स पब्लिश्ड बाय respective government containing list of drug pharmaceuticals use preparations storage etc। देखिए यही बोला है क्या, बेसिकली क्या, जो हमारी फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है जो किसके अंदर, किसके अंडर में आती है, सीधा जो हमारी बेसिकली उस कंट्री की गवर्नमेंट है उसके अंडर में सीधा आती है, कौन, फार्माकोपिया। और ये एक लिस्ट है किसकी, ड्रग की, फार्मास्यूटिकल्स की, उसकी ड्रग के यूज की, प्रिपरेशन की, या फिर उसकी स्टोरेज कंडीशन की। ठीक है, उसके बाद में मोनोग्राफ्स ऑफ ड्रग, ऑफ अ ड्रग, किसी भी ड्रग के मोनोग्राफ्स को क्या मतलब क्या होता है, 72 नंबर पे डेफिनेशन अपनी मोनोग्राफ ऑफ अ ड्रग, किसी भी ड्रग के मोनोग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं, इट मींस डिटेल स्टडी ऑफ ड्रग। क्या मोनोग्राफ मतलब कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं डिटेल, किसी भी स्टडी, किसी भी ड्रग की डिटेल स्टडी विद रेफरेंस टू टाइटल, सिनोनिम, प्रिपरेशन, स्टोरेज, कैटेगरीज, ऑफिशियल प्रिपरेशन एटसेट्रा। ये सब क्या होता है, हमारी किसी भी ड्रग के मोनोग्राफ रहता है, मतलब कि एक तरीके से क्या, उस ड्रग के बारे में डिटेल स्टडी करना हम क्या बोल सकते हैं, मोनोग्राफ ऑफ अ ड्रग। ओके, अब देखिए आगे आगे अब हमारा स्लाइड। थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। आपको लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।